हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 2 का एग्जाम देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का मेरे भाई हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 4 के लिए मैं आपको आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको 4 क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है पेपर नंबर 4 के लिए, और पेपर नंबर 3 की कंप्लीट क्लासेस भी मैंने प्रोवाइड कर दी है। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप सारी क्लासेस को बढ़िया से देखकर अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपका एग्जामिनेशन बहुत बेहतर जाए। आइए बात करते हैं आज की क्लासेस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी देखेंगे, जो कि आपके पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सिंपली इसके बाद हम लोग एक महत्वपूर्ण सीरीज बेड़ा पार सीरीज करेंगे, जहां पर आपको 15 वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा, और आपके पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाला है इसी बेड़ा पार सीरीज से आएगा। बस आपको शिद्दत से पूरी क्लास को करनी है। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। अपने सभी दोस्तों को इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जो आपके साथ हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी जरूर करना, क्योंकि हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पेपर में आता है। पहला क्वेश्चंस देखना क्या कहता है। युआन शिकाई की मृत्यु के बाद चीनी गणतंत्र का राष्ट्रपति बना। तो देखिए सबसे पहला चीज यहां पर एक नाम आता है युआन शिकाई। तो हम लोग बेसिक परिचय जान लेते हैं युआन शिकाई के बारे में। मेरे भाई युआन शिकाई जो है इसकी मृत्यु आखिर है कब होती है, तो आपको याद रखना है युआन शिकाई की मृत्यु 6 जून 1916 को होता है। कब होता है? युआन शिकाई की मृत्यु 6 जून 1916 को होता है। देखिए युआन शिकाई के संबंध में एक सबसे इंपॉर्टेंट बातें याद रखना कि युआन शिकाई को जो है चीन का पहला सरदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चीन का पहला सरदार किसे? तो युआन शिकाई को कहा जाता था। अब बात करते हैं कि जब युआन शिकाई की मृत्यु 6 जून 1916 को हो जाती है, तो उसके बाद मेरे भाई चीनी गणतंत्र का राष्ट्रपति कौन बनता है? तो आपको याद रखना है ल्यूआन हुंग जो है युआन शिकाई के बाद चीनी गणतंत्र का राष्ट्रपति बनता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चंस क्या कहता है कि थुंग मंग हुई के संस्थापक कौन थे? तो देखिए अगर बात करें थुंग मंग हुई की, तो थुंग मंग हुई जो है एक संस्था थी, और इस संस्था का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है सनायत सेन को थुंग मंग हुई की संस्था का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है युआन शिकाई द्वारा नवीन संविधान कब लागू किया गया? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 के पेपर में पूछा गया था। युआन शिकाई के द्वारा नवीन संविधान कब लागू किया गया? तो सिंपली आपको याद रखना है 1914 ईस्वी में युआन शिकाई के द्वारा नवीन संविधान चाइना में लागू की गई थी। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन है मंगोलिया की स्वतंत्रता के प्रश्न पर रूस चीन संधि कब संपन्न होती है? तो मंगोलिया के स्वतंत्रता के संबंध में रूस चीन के बीच में जो संधि होती है, यह संधि नवंबर 1913 को क्या हो जाती है? तो संपन्न हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो सिंपली आपका अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के बाद चीन प्रदेश, देखिए चीन के 2 प्रदेश कौन कौन से थे? तो सांतुंग और क्याऊ। ठीक है, याद रखना सांतुंग और क्याऊ को जो है यह किसके अधिकार में सौंप दिया गया? सांतुंग और क्याऊ को जो है किस देश के अधिकार में प्रथम विश्व युद्ध के बाद सौंप दिया जाता है? तो सिंपली सबसे पहले बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में शुरुआत होती है, और कब समाप्त होती है मेरे भाई? तो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात ही चीन प्रदेश में चीन के 2 प्रदेश, एक सांतुंग और एक क्याऊ, जिसको किसके अधिकार में सौंप दिया जाता है? तो जापान के अधिकार में सौंप दिया जाता है। आगे चलिए आप कमेंट करके हमको बताना कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है, द्वितीय विश्व युद्ध यह कब शुरू होता है? द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करें तो यह कब शुरू होता है, आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है 1914 ईस्वी में चीन एवं तिब्बत के बीच, किसके बीच? चीन एवं तिब्बत के बीच संपन्न हुए समझौते में शामिल तीसरा देश कौन था? देखो एक देश तो क्या हो गया इस समझौते में? चीन। और दूसरा देश कौन है? तो
तिब्बत हो गया। लेकिन बात करते हैं कि इस समझौते में तीसरा देश कौन शामिल था, तो मेरे भाई तीसरा देश ब्रिटेन शामिल था। कौन शामिल था? ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहां पर सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि शनायत सेन के त्रिसिद्धांतों में शामिल नहीं था। तो शनायत सेन का जो त्रिसिद्धांत था इसमें क्या क्या शामिल था पहले ये जान लीजिए। सबसे पहला तो आपका राष्ट्रवाद शामिल था, इसके बाद मेरे भाई राष्ट्रवाद के बाद आर्थिक लोकतंत्रवाद शामिल था और राजनीतिक लोकतंत्रवाद शामिल था। यहां पर बच क्या जाता है? साम्यवाद। तो शनायत सेन के त्रिसिद्धांत में साम्यवाद को शामिल नहीं किया गया था। आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला क्वेश्चन है क्योमिंतांग द्वारा वेमपाओ में स्थापित सैनिक अकादमी का अध्यक्ष कौन था? तो क्योमिंतांग द्वारा जो है वेमपाओ में स्थापित किया गया था सैनिक अकादमी, जिसका अध्यक्ष कौन था मेरे भाई? तो चांग काई शेक जिसका अध्यक्ष था। आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्योमिंतांग दल के पुनर्गठन में मुख्य भूमिका निभाने वाले माइकल बिरोदिन किस देश के नागरिक थे? तो आपको क्या जानना है माइकल बिरोदिन के बारे में? किसके बारे में जानना है? तो सिंपली आपको याद रखना है, माइकल बिरोदिन जो थे मेरे भाई यह जापान के नागरिक थे। कहां के नागरिक थे? जापान के नागरिक थे, जिसके द्वारा क्योमिंतांग दल की जब पुनर्गठन किया गया तो इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बात करेंगे 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके बाद हम लोग बेड़ा पार सीरीज देखने वाले हैं। बेड़ा पार सीरीज के बाद हम लोग एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए क्वेश्चंस कहता है साम्यवाद में पूर्ण आस्था रखने वाला दल कौन सा है? यहां पर क्या क्योमिन्हांग दल है, या फिर थुंगमेंग हुई दल है, या फिर कुंगचांग दल है, या फिर पेग पाओ दल है? आप कहोगे सर कैसा कैसा नाम है? मेरे भाई चाइनीज नाम है, और चाइनीज में ये स्थापित दल है, इसलिए इसका कुछ इस प्रकार से नाम है। तो डिफिकल्ट आपके लिए हो सकती है, बट आप इसे याद रख सकते हो कि साम्यवाद, क्या साम्यवाद में पूर्ण आस्था रखने वाला जो दल था यह कुंगचांग दल था। कौन था? कुंगचांग दल था। आइए बात करते हैं अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज की, और यह सीरीज है आपका बेड़ा पार सीरीज। कौन सा सीरीज है? बेड़ा पार सीरीज। लगाएगा आपका भी बेड़ा पार, और आप हो जाइए तैयार। तो देखिए आपका 46 नंबर क्वेश्चंस, इससे पहले मैंने आपको 45 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिया है। क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप पिछली क्लास को जरूर देख लीजिएगा। देखो क्वेश्चंस कहता है, आज जो सीरीज है ये, आज सीरीज में हम लोग हिंद चीन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष होती है? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 ईस्वी में होती है। आगे देखना क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो प्राचीन काल में वियतनाम पर चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। तो आपका अगला क्वेश्चन है लियोंग किचाओ कौन थे? तो मेरे भाई लियोंग किचाओ जो थे एक चीनी समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिंद चीन में आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी। तो हिंद चीन में आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो मेरे भाई पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो इंडो चाइना को जो है फ्रांसीसी उपनिवेश में विकसित किया था। ठीक है, फ्रांसीसियों ने अपने उपनिवेश के रूप में इंडो चाइना को क्या किया? तो विकसित किया। अब आइए बात करते हैं 51 क्वेश्चन कहता है किस राष्ट्रपति के शासन काल में अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका में ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिसके शासन काल में वियतनाम ने क्या किया था? तो युद्ध में पहली बार भाग लिया। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे कौन? तो अमेरिका के शासक थे कैनेडी के शासन काल में। किसके शासन काल में? कैनेडी के शासन काल में वियतनाम ने पहली बार युद्ध में भाग लिया। आगे क्वेश्चन कहता है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन के अंतर्गत 3 बड़े क्षेत्र आते हैं, एक तो आपका कंबोडिया, एक वियतनाम और एक लाओस। फिर हम लोग देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो 53 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो नियो लियो हक्सत जो है या पाथेट लाओ की क्या थी? तो एक राजनीतिक पार्टी थी। आप इसे सुनिए गौर से, आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाल खमेर सेना किसकी थी? तो लाल खमेर जो थी यह सिंघानुक की सेना थी। किसकी सेना थी? सिंघानुक की सेना थी। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बनता है? तो
1863 ईस्वी में कंबोडिया फ्रांस का क्या बनता है, तो संरक्षित राज्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमेरिका ने रबर के बागवान पर किस रसायन का छिड़काव किया, तो जहरीला नाम का एक रसायन था जिसका अमेरिका के द्वारा क्या किया गया, तो रबर के बागवान पर छिड़काव किया गया। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन कहता है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष होती है, तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की जो स्थापना है यह 1945 यानी कि 1945 में होती है। अगला क्वेश्चन वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में होता है, तो वियतनाम युद्ध की समाप्ति जब होती है उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन रहता है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो आपका अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने कहां पर अपना केंद्र बनाया, तो मेरे भाई मलक्का में पुर्तगालियों के द्वारा क्या किया गया था, तो अपना केंद्र बनाया गया था। एक आखिरी आज के सीरीज का क्वेश्चन है कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ, तो स्कॉलर्स विद्रोह जो है यह 1868 ईस्वी को होता है। ये 60 क्वेश्चंस आपके इस बेरा पार सीरीज के आज कंप्लीट हो गए। आगे बात करेंगे तो देखिए यहां पर आपको अगर ऑफलाइन क्लासेस हमारा ज्वाइन करना है तो फिलहाल एड्रेस जो है हमारा ये आपका ऑफलाइन क्लासेस का एड्रेस है। मोबाइल नंबर भी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। विशेष बात करते हैं एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की, तो मेरे भाई आज जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं यह आपके पेपर में पक्का छपेगा। देखो ये क्वेश्चंस 2021 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2021 में, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछी जा सकती है। क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के कारण एवं परिणामों की विवेचना करें, और ये क्वेश्चंस को आपको कैसे आंसर राइटिंग करना है ये कंप्लीटली यहां पर देखेंगे और बहुत ही सरल भाषा में इसे समझने का कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको हर क्लासेस में बताया है कि क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, की पॉइंट पकड़ना है। तो मेरे भाई क्वेश्चंस का की पॉइंट यहां क्या है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। तो सबसे पहले क्या करो, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का आपको परिचय देना है। एक बेसिक सा परिचय देंगे एक छोटे से शब्दों में। तो चलिए हम इसके परिचय को समझते हैं। सबसे पहले प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है इसकी शुरुआत कब होती है, 5 मार्च 1824 ईस्वी को होती है। कब होती है, 5 मार्च 1824 को प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछी जा सकती है। और 5 मार्च 1824 से शुरू होकर यह 24 फरवरी 1826 तक चलती है। संभवतः यह 2 सालों तक युद्ध चलता है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और देखिए 19वीं शताब्दी में यह होने वाला युद्ध जिसका एकमात्र कारण था, वह कारण क्या था, तो उत्तर पूर्वी भारत पर आधिपत्य कायम करना। क्या करना, उत्तर पूर्वी भारत पर आधिपत्य कायम करना। और यह जो युद्ध है यह ब्रिटिश शासक और बर्मी साम्राज्य के बीच में लड़ा जाता है। ये बेसिक चीजें आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखोगे, तो सबसे पहला याद रखोगे यह युद्ध शुरुआत कब से होती है, 5 मार्च 1824 से शुरुआत होती है, 24 फरवरी 1826 तक चलती है। जो युद्ध 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासक और बर्मी साम्राज्य के बीच में लड़ा जाता है। और इसका एक मुख्य रूप से कारण क्या होता है, तो उत्तर पूर्वी भारत पर अपना अधिकार कायम करना। देखिए इसके बाद भी क्या होता है, तो इस युद्ध में पूर्व से निर्धारित, पूर्व से सुनिश्चित ब्रिटिश शासकों की विजय के साथ यह युद्ध क्या होती है, तो समाप्त हो जाती है। इस युद्ध में ब्रिटिश शासक की विजय हो जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, तो ब्रिटिश शासकों को असम, मणिपुर, कछार और जैंतियात के साथ साथ अरकान और टेनासेरिम पर पूर्ण नियंत्रण मिल जाता है। किसका, ब्रिटिश शासकों का। वर्मी लोगों को 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की क्या होती है, तो क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी और एक व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर के लिए भी विवश किया गया था। यह जो युद्ध है, इस युद्ध में 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की क्षतिपूर्ति का किसको करना पड़ता है, तो यह किसको, वर्मी को करना पड़ता है, वर्मा को करना पड़ता है। और इसके साथ ही एक व्यापारिक संधि पर भी वर्मा को हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जाता है इस युद्ध के दौरान। तो यह एक बेसिक परिचय था किसके बारे में, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में। यह प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध देखिए क्या है, तो 3 युद्धों में से आंग्ल बर्मा युद्ध जो है यह 3 बार लड़े जाते हैं, जिसमें यह प्रथम युद्ध है। आगे बात करेंगे द्वितीय तृतीय की। चलिए हम सबसे पहला देखते हैं यहां पर कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के और भी क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार से है, जैसे कि मैंने पहला तो यह बताया आपको कि इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह था, उद्देश्य क्या था, तो उत्तर पूर्वी भारत पर अपना आधिपत्य कायम करना। कहां पर, उत्तर पूर्वी भारतों पर अपना आधिपत्य कायम करना। लेकिन युद्ध का वास्तविक कारण अंग्रेजों और समाजवादियों तथा व्यापारिक आकांक्षाएं थी। इसके अतिरिक्त अन्य और भी कारण थे, जिसमें देखो सबसे पहला कारण मैं आपको बताता हूं, तो वह क्या था, तो बंगाल और अरकान की सीमाएं निर्धारित नहीं थी। बर्मियों के द्वारा जीते हुए प्रदेश से लुटेरे भागकर अंग्रेजी शासकों, ठीक है, या अंग्रेजी क्षेत्रों में शरण लेने लगे थे। ठीक है, बर्मी सरकार उनके समर्पण की
मांग करती थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया। आगे देखना अगला कारण क्या था, तो इस समय कंपनी के सिपाहियों से कभी कभी बर्मी सैनिकों की मुठभेड़ हो जाया करती थी। उन्हें क्या होता था, इसमें उन्हें सफलता प्राप्त होती थी। इससे आबा नरेश को विश्वास हो जाता है कि वह क्या कर सकता है, तो अंग्रेजों को पराजित कर सकता है। फिर आगे बात करेंगे, तीसरा कारण आपका क्या हो जाता है, तो अंग्रेजों ने 1795 से 1811 ईस्वी तक कई राजपूत बर्मी सरकार से संबंध स्थापित करने के लिए क्या करता है, तो कोशिश करता है, किंतु बर्मा द्वारा इन राजपूतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। देखिए आगे पॉइंट्स लिखना है आपको कि मणिपुर 1813 ईस्वी, कितना ईस्वी, 1813 ईस्वी, यानी कि 1813 ईस्वी में मणिपुर पर अधिकार करने के बाद बर्मी सेनाओं ने आसाम को भी जीत लिया था। अंग्रेजों ने आसाम के राजा को शरण दी। अंग्रेजों की सहायता से आसाम और आरकान पर छापेमारी हमले हुए। क्या हुए? छापेमारी हमले होते थे। इसके बाद आगे देखना, आगे कारण में लिखेंगे 1818 ईस्वी में आवा नरेश ने लॉर्ड हेस्टिंग्स को पत्र भेजकर चटगांव, मुर्शिदाबाद, ढाका और कासिम बाजार को समर्पित कर देने की मांग की। इस समय हिंस क्या किए, तो पिंडारियों का दमन करने में व्यस्त था, अतः उसने पत्र को जाली मानकर लौटा दिया। अगला आपको कारण लिखना है, युद्ध का तात्कालिक कारक चटगांव के निकट शाहपुरी द्वीप का विवाद था। 1823 ईस्वी में बर्मियों ने इस द्वीप पर अधिकार कर लिया। गवर्नर जनरल एम्हर्स्ट ने आवा को क्या करता है, तो आवा नरेश से मांग करता है कि वह द्वीप को लौटा दे। उसने मना करने पर क्या करते हैं, एम्हर्स्ट ने युद्ध की घोषणा कर देती है। शाहपुरी द्वीप के अतिरिक्त क्या होता है, तो कछार का विवाद भी था। एम्हर्स्ट जो है कछार पर बर्मियों की सत्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं था, क्योंकि बर्मी से बंगाल का सरल मार्ग कछार होकर था। ठीक है, इस समय कछार का राजा कौन था, तो गोविंद चंद्र था, जो बर्मा के राज्य का करद राजा था। उसे बर्मियों ने सहायता देकर राजा बनाया था। एम्हर्स्ट ने कछार पर बर्मियों की सत्ता को स्वीकार कर दिया। आगे देखेंगे अगला कारण क्या है, तो आपका अगला कारण है, युद्ध का वास्तविक कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद था। भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता स्थापित हो चुकी थी। अब वे बंगाल के पूर्व में विस्तार चाहते थे। उनकी दृष्टि अरकान, कछार और आसाम पर थी। इसके अलावा वे बर्मा में बिना किसी बाधा के व्यापार चाहते थे। बर्मा ठीक लकड़ी और लाख की मांग इंग्लैंड और यूरोप में बढ़ रही थी। ये सभी कारण था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का। आगे देखेंगे इसका परिणाम क्या निकल कर आता है, तो सिंपली इसका जो परिणाम है, इसका परिणाम क्या होता है, तो युद्ध से अंग्रेजों को बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि वे पूर्वोत्तर में व्यापार क्षेत्रों को हासिल करने में सफल हो जाते हैं। इस तरीके से मेरे भाई आपको क्या करना है, तो परिणाम में भी पॉइंट्स बनाकर लिख डालने हैं। आगे एक और पॉइंट्स लिखने हैं, वह है निष्कर्ष। क्या है? निष्कर्ष लिखना बेहद इंपॉर्टेंट है। आप निष्कर्ष में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बड़ी आराम से क्या कर सकते हो, तो आंसर राइटिंग कर सकते हो। अगर आप पेपर में ऐसे आंसर राइटिंग कर देते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जो है यहां से 80 to 85% मार्क आना पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने आंसर राइटिंग करवाया है, आपको सेम उसी प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी होगी। देखिए मेरे भाई, आपको ये क्लासेस अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, तो आपका एक ही तो छोटा सा काम करना है। जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपके पास, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो आपका फेसबुक हो, चाहे वो आपका टेलीग्राम ग्रुप हो, हर जगह इसका लिंक क्या करो, तो शेयर करो, सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन क्लासेस लेकर आ सकूं। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।